नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। रूस यूक्रेन जंग लगातार जारी है और अप्रैल के महीने में एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। यूएनएससी का अध्यक्ष एक बार फिर रशिया बन गया है। आप याद कीजिए, एक साल पहले, तकरीबन एक साल पहले जब जंग की शुरुआत हुई थी, तब भी, उस वक्त भी रूस ही यूएनएससी का, यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, जिसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कहते हैं, उसका अध्यक्ष था। और अध्यक्ष रहते ही उसने इस जंग की शुरुआत कर दी थी, यूक्रेन पर बड़ा हमला बोल दिया था। और अब एक बार फिर यूएनएससी का अध्यक्ष बन गया है रशिया। यूक्रेन बिलबिलाया हुआ नजर आ रहा है और कह रहा है कि इससे बड़ा अप्रैल फूल और क्या हो सकता है कि जो रूस लगातार यूक्रेन की सरजमीन पर हमले कर रहा है, हजारों लोगों की जान ले रहा है, उसे यूएनएससी का अध्यक्ष बना दिया गया है और पूरी दुनिया मुंह देख रही है। हमारे साथ इस वक्त दो खास मेहमान मौजूद हैं। प्रोफेसर अंशु जोशी हमारे साथ हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, और सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले अंशु जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इसमें क्या किसी को कोई हैरत होनी चाहिए? क्योंकि नियम कायदों का, जहां तक अंतर्राष्ट्रीय नियम कायदों का सवाल है, ये डिसीजन क्या वाकई हैरत अंगेज माना जा सकता है, लोगों को शॉक देने वाला माना जा सकता है, जैसा कि ज़ेलेंस्की प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपको यह ठीक लगता है कि एक मुल्क जो इस कदर जंग में हो एक दूसरे मुल्क के साथ, उसे यूएनएससी का अध्यक्ष बनाया जाए? समीर, ये दो बिल्कुल अलग कंसेप्ट हैं, दो अलग दुनिया है। मैं आपको दो थ्योरीज के जरिया समझाने का प्रयास करती हूँ। जब हम युद्ध की ओर देखते हैं तो युद्ध, शक्ति, मिलिट्री पावर, टेरिटोरियल पावर, ये सारे रियलिस्ट थ्योरी में हम पढ़ाते हैं कि किस तरह से रियलिस्ट थ्योरी कहती है कि दुनिया जो है वो अराजक है, एनार्किक है, इसलिए शक्ति एकमात्र ऐसा टूल है जिसके जरिए स्टेट, जो कि विश्व राजनीति के एकमात्र एक्टर हैं, अपने नेशनल इंटरेस्ट्स को सिक्योर कर सकते हैं। और इसीलिए हम इस थ्योरी में ये भी पढ़ाते हैं कि किस तरह से एक डोमिनोज इफेक्ट होता है। सबसे पहले, चूंकि वर्ल्ड अराजक है, सारे देश अपनी अपनी शक्ति को बढ़ाने में लग जाते हैं, एक आर्म्स रेस बनती है, वो इंटेंसिफाई होती है, पर फिर धीरे धीरे या तो ये इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि अपना स्वयं का एक ध्रुव स्थापित कर लेते हैं, या एक लॉबी बना लेते हैं, तो धीरे धीरे बैलेंस ऑफ पावर आता है। ये सारा रियलिस्ट थ्योरी है। रियलिस्ट थ्योरी में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए स्थान नहीं है। जब हम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को देखें तो वो लिबरल थ्योरी के जरिए हम समझाने का प्रयास करते हैं। लिबरल थ्योरी कहती है विश्व में सुरक्षा होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए, और ये सब इंस्टीट्यूशंस और नॉर्म्स के द्वारा हम अर्जित कर सकते हैं। इसीलिए जो लिबरल थ्योरी है वो स्टेट्स के अलावा नॉन स्टेट एक्टर्स यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस पर भी जोर देती है, और इसीलिए वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की स्थापना पर जोर देती है। अब ये दो अलग अलग बातें हो गई समीर। तो जो ज़ेलेंस्की कह रहे हैं वो एक रियलिस्ट दुनिया से लिबरल दुनिया के लिए कह रहे हैं। तो ये समझने की बात है कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस अपने नियम कानून पे चलेंगे। कौन देश युद्ध लड़ रहा है, नहीं लड़ रहा है, क्या लड़ रहा है, इससे उनके नियमों पर कैसे असर होगा, ये समझने की। आपके मुताबिक नियमों पर इससे जाहिर है असर नहीं पड़ेगा, इसलिए जो भी हुआ है वो नियम के मुताबिक हुआ है। बिल्कुल। लेकिन सिंह साहब, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अगर जिक्र हो रहा है तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का भी तो जिक्र होगा। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी करती है और वॉर क्रिमिनल उन्हें बताया जाता है। तो एक ऐसा देश जो कि यूक्रेन पर हमला कर चुका है, हमलों का सिलसिला लगातार जारी है, हजारों लोग यूक्रेन की धरती पर मारे जा रहे हैं, और इसका जिम्मेदार ज़ेलेंस्की व्लादिमीर पुतिन को बता रहे हैं, रशिया को बता रहे हैं, उसका यूएनएससी अध्यक्ष बन जाना क्या सवाल खड़े करता है या नहीं आपके हिसाब से? बिल्कुल। देखिए, पहले तो बता रहा हूँ, मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य इस बात का जो ज़ेलेंस्की बोल रहे हैं, रशिया अप्रैल में प्रेसिडेंसी आएगी, उसके बाद ये एक साल से पहले पता है, 10 साल से पता है। और मैं तो हर महीने ये रोटेट, ये तो 50 साल से पहले पता है, ये जब से बना यूएनएससी, ये नॉर्म है। तो ये चीज़ हमें जब पहले से ही मालूम है, तो आज ज़ेलेंस्की को बोलना, या तो ज़ेलेंस्की एक देश के राष्ट्रपति होकर उनको ये मालूम नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। तो उनको ये पहले से ही मालूम होगा, वो बस एक मौके का इंतजार कर रहे हैं कि किस तरह से एक इंटरनेशनल अपनी सॉफ्टनेस उनको लिया जाए कि भाई हम बड़े मुश्किल है, प्रताड़ित है, हमें बचाया जाए। दूसरी बात इसमें यह है, जो अंशु मैम ने बड़ा क्लियरली बताया, कि इन दोनों के जो रियलिस्ट और जो इंस्टीट्यूट हैं, इनके अलग अलग मापदंड हैं, इनके अलग अलग एम है। तो जो यूएनएससी है उसका काम है शांति स्थापित करना, उसके अपने एक सीक्वेंस में है, वहाँ पर वीटो पावर है, पांचों कंट्री अपनी अपनी वीटो पावर है, यूज़ कर सकते हैं। तो वो जो है कोई भी डिसीजन अगर लिया जाएगा तो कोई दूसरा देश जैसे अमेरिका या फ्रांस या यूके है, वो वीटो पावर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें ज़ेलेंस्की को इतना डरने की क्या बात है? ये बात ज़रूर है कि ऐसे समय में यूएनएससी की प्रेसिडेंसी आना हो सकता है रशिया के लिए फायदेमंद हो। रशिया के जो पॉइंट्स नहीं उठाए गए, मुद्दे नहीं उठाए गए, वो रशिया को उठा सकता है। ठीक है। और व्लादिमीर पुतिन पर्टिकुलर नाम नहीं है, रशिया एक कंट्री है। हो सकता है व्लादिमीर पुतिन की जगह उनके नंबर 2 आए, नंबर 3 आए, उनके डिफेंस
कोई भी उनको रिप्रेजेंट कर सकता है, जरूर नहीं व्लादिमीर पुतिन ही रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ ठीक तो है, ये एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन इस बीच एक सवाल और जहन में आता है कि भाई इस नियम कायदों का जहां तक सवाल है, इस जंग में लगातार अंतर्राष्ट्रीय नियम कायदों की धज्जियां उड़ते हुए हम देख रहे हैं। जेनेवा कन्वेंशन को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया, जिसके मन में जो आ रहा है वो कर रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो हैं, मैं यूएन को भी इसी में शामिल कर लेता हूं, नाकारा साबित होती हुई नजर आ रही हैं। तो ये जो स्थिति है ये अपने आप में चिंताजनक है क्या? क्योंकि एक तरह का एक ऑरा बना हुआ है यूनाइटेड नेशंस को लेकर कि भाई दो देश अगर आपस में लड़ेंगे और नियम कायदों का की अवहेलना होगी तो यूएन एक संस्था है जो बीच में इंटरवीन करेगी और मामले को शांत कराने की कोशिश करेगी। ऐसा हमें नजर नहीं आया, ये तो चौंकाने वाला है ना अंशु जी। फिर देखिए, रियलिस्ट दुनिया में जहाँ पूरी दुनिया अराजक है, जहाँ पर शक्ति के द्वारा ही आप अपने इंटरेस्ट्स को बचा सकते हैं, अपने आप को सिक्योर रख सकते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, अगर सरल शब्दों में कहूँ तो ऐसी दुनिया में जब हम नियम की, कानून की और मोरालिटी की बात करें तो वो कैसे ग्रास रूट लेवल पे आप देख पाएंगे, रियलिटी में कैसे देख पाएंगे? एक्चुअली ये हो रहा है। तो जब हम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को देखें, यूनाइटेड नेशंस को देखें, लंबा चौड़ा चार्टर है, आप देखिए जिनेवा कन्वेंशन है जो युद्ध के नियम कानून स्थापित करके बैठा हुआ है, लेकिन जब युद्ध असल में होते हैं तो क्या हम नहीं देख रहे हैं कि केमिकल वेपन्स का भी इस्तेमाल होने की आशंका रहती है, न्यूक्लियर थ्रेट पर हम बात कर रहे हैं, बायोलॉजिकल वॉरफेयर पे हम बात कर रहे हैं। इन सभी के लिए अलग अलग कन्वेंशंस बने हुए हैं। केमिकल वॉरफेयर को रोकने के लिए 1993 का CWC ऑलरेडी यूएन के सभी लगभग सभी स्टेट पार्टीज ने साइन कर रखा है तो जरूर है, तो जरूर, पर इसे? मानता कौन है? सिंह साहब बहुत 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 थोड़ा सा वक्त और बचा है, मानता कौन है? इसी सवाल के साथ इसका जवाब क्या है और मनवाएगा कौन? मैं एक ना इस पे छोटी सी हिंदी की कविता जो हमने बचपन में जरूर। सीखी थी जरूर सुनाऊंगा। जरूर। उसने कहा, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। तो गरल जो है विष है, भुजंग है सांप। अगर वो एक अजगर कहता है कि मैं तुझे जाओ माफ किया, तो उसका ताकत है, उसका विष है, वो आपको कंट्रोल कर सकता है। आप मानोगे हाँ उसने सही माफ किया। ऐसा दंतहीन विषहीन सांप बोले मैंने माफ किया, आप कैसे मानोगे? तो यूएन की हालत उस अजगर की तरह समय जिसके पास दांत है, ना विष है, ना पावर है। आज उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो कोई इसलिए कोई सुनता नहीं है। सही बात। यही प्रॉब्लम है जो हमारे इस समय की, ये जो हमने इंस्टीट्यूट बनाई थी किसी समय में, उसके साथ देशों की पावर जुड़ी थी। आज सभी उन पावरफुल देशों अपनी पावर विड्रॉ कर ली है, बिल्कुल। और अब ये पावरहीन रह गया, तो इसलिए कोई इसका मतलब ही नहीं। और ऐसे में जो उम्मीद है वो भारत से ही नजर आती है। भारत ही एकमात्र मुल्क ऐसा है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस बात का जिक्र किया कि बड़े बदलाव की जरूरत है, आमूल चूल बदलाव होने चाहिए यूएन में। मुझे लगता है दुनिया के बाकी मुल्क भी इस थॉट को, इस विचार को आगे बढ़ाएंगे। इसी नोट के साथ इस डिस्कशन को, इस चाय पर चर्चा को हम यहीं खत्म कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।